चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दी, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट्स, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड अब प्रस्थान कर चुकी है। इस चुनावी साल में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर मुश्किलों भरा होने के साथ साथ ही इस दौरान आपको कई राजनीतिक बवंडरों का भी सामना करवाएगा। यानी जिन सवालों का आमना सामना आपको इस सफर में करना होगा वो भी इस सफर की तरह ही मुश्किल होंगे। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होंगे। यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आपको अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस पर मुहर लगानी होगी। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपका ये सफर मंगलमय और सुखद हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। सवारियों को उतारते चढ़ाते ये सफ़र है चंडीगढ़ का, ये सफ़र है दिल्ली का। पूरे हरियाणा से चंडीगढ़ के लिए 90 लोग अप्रूव होंगे जो वहां पहुंचेंगे और दिल्ली हरियाणा से 10 लोगों को जाना है। अब बोर्डिंग पास जो हमने आपको दिया है, जैसा वो अंजलि बता रही थी, वो इस बस के लिए मान्य है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचने के लिए आपको अपने इलाके के मतदाताओं से उस पर मुहर लगानी होगी। बहरहाल आज जिस रूट पर हमारी ये बस चल रही है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, ये NH-73 है। ये गेटवे ऑफ चंडीगढ़ है हरियाणा के लिहाज से। इसकी भी अपनी एक कहानी है। एक वक्त था जब पंजाब ने, जब आप जीटी रोड से चंडीगढ़ आते हैं तो जीरकपुर और डेराबस्सी पंजाब ने वो बंद कर दिया, तो बंसीलाल जी ने एक पुल बनवाया। उसके बाद उस सड़क को बनाने की कोशिश कांग्रेस के राज में हुई, बजरी पत्थर गिरा लेकिन सड़क बनी नहीं। फिर 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई फिर वो सड़क बनी और आज हम उसी सड़क पर हैं, इसलिए कि वो फास्टेस्ट रूट है अगर आप हरियाणा से चंडीगढ़ आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आज इसी रूट पे चलते हैं और आज जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शशि रंजन जी। तो ये हम 73 पर है ना, NH-73 है, उस पे जा रहे हैं। मैंने सुना कि जब आप बस में चढ़ रहे थे तो आपने 60-65 सीटें टिकटें मांगी कि भाई 60-65 लोगों के साथ चंडीगढ़ जाना है, और दिल्ली के लिए तो 10 की 10 आपने मांग ली। देखिए, ये ठीक बात है शशि रंजन जी कि आपकी बस में 100 सवारियां जो हैं दिल्ली और चंडीगढ़ के जाने वाली हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बस के अंदर हमारी कम से कम 65 सीटें तो चंडीगढ़ के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें दिल्ली के लिए आरक्षित हैं। तो ये 75 सीटें तो हमको इस बस में लेके जानी ही जानी हैं और इसका निश्चित रूप से जनता जो आशीर्वाद देगी वो इस हाईवे नंबर 73 के माध्यम से, यानी दिल्ली से, हरियाणा से और चंडीगढ़ आने के लिए और फिर दिल्ली जाने के लिए अलग से 10 सीटों का रास्ता वो आपको तय कराएंगे, ये हमको मालूम है।
मतलब फिर तो मतलब ऑपोजिशन झुंझुना बजाता रह जाएगा। मतलब दिल्ली के लिए 10 आप ले लें, चंडीगढ़ के लिए 65 आप ले लें, तो बाकी में ये INLD, JJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP सब ये 30-35 सीट में ही बंटवारा कर लें। इसका मतलब देखिए वो तो सारे देश में ही हालत ऐसी बनी है, हरियाणा में ही नहीं। क्योंकि मोदी जी ने जब कहा था कि हमको कांग्रेस फ्री इंडिया करना है, तो उस बात को जनता ने, देश की जनता ने एक प्रकार से सिरे चढ़ा दिया है। और इस बार तो जिस प्रकार से एक लहर चली है, मोदी जी की लहर, भारतीय जनता पार्टी की लहर, उस नाते से मैं मानता हूं कि अब जितनी हरियाणा विधानसभा में इनकी सीटें हैं, देश भर में इतनी ही सीटें लेकर के बांट जाएं। क्योंकि इनका जो देश भर का गठबंधन जिसको इन्होंने INDIA कहा, उसमें से N तो निकल ही गया। नीतीश कुमार जी तो बाहर निकल गए, और D के नाते दिल्ली उन्होंने पहले इनकार कर दिया। तो इस नाते से बाकी कुछ बचा नहीं है। इसलिए इस गठबंधन का, इस अलायंस का, यानी एक प्रकार से ना लोगों पर पहले विश्वास, लोगों का ना पहले विश्वास था, ना अब विश्वास है। ये तो बिखर रहा है। जैसे कहते हैं कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो ये गिरते फिर रहे हैं, जनता से बाहर हो गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी मन की इच्छा में और बहुत बड़ी सीटों का इनका जो हिसाब किताब है सब बिखर गया है। और एक 40-45 सीटें भी केंद्र में इनकी आ गई तो उसको बांट लेंगे। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजकल सुना है INLD, इनके बीच भी बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, और तीनों इकट्ठा होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। नहीं, मैंने बताया कि पहली बात तो है कि उन्होंने सबने एक दूसरे को ठेंगा दिखा दिया है। कोई इकट्ठा होने की बात उनके आपस में चल नहीं रही है। और ना ही सब कहते हैं हम अपनी 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस कहे, चाहे वो इनेलो कहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी कहे। 10 से नीचे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सीटें तो कुल मिला के 10 हैं। इनके लिए कोई हरियाणा की सीटें 40-50 बन जाएंगी ऐसा नहीं है। इसलिए इनके ऊपर जनता का कोई भरोसा नहीं है। और ये तो अपनी प्रभुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, और इनकी प्रभुत्व की लड़ाई में जिस प्रकार का एक कांग्रेस जो है अपनी ही बोझ के नीचे दबी जा रही है, सारे देश में समाप्त हो रही है, वही हाल हरियाणा में है। हरियाणा में किसी का मुंह इधर है, किसी का उधर है। एक लगे हैं अपनी यात्राएं निकालने में, दूसरा अपनी यात्राएं निकालने में। केंद्र के लोग समझौता कराने में लगे हैं कि नहीं नहीं दोनों की ही यात्राएं चलेंगी। अब दोनों की यात्राएं कहाँ चलेंगी, कैसे चलेंगी? आप जिक्र हुडा कैंप और SRK कैंप की कर रहे हैं। मैं जहाँ कर रहा हूँ आप भी जान रहे हैं। ये आप दूसरे के गठबंधन की बात करते हैं, अपने गठबंधन वाले में जब आप लोगों से सवाल होता है तो वहां चुप हो जाते हैं। आपका भी गठबंधन है, पिछले बार इलेक्शन में नंबर्स ऐसे आए कि आपको और JJP को मिलकर के सरकार बनानी पड़ी। आपने NDA में उनको मीटिंग में बुला भी लिया, दबा करके उन्होंने रसमलाई और गुलाब जामुन वहां खा भी लिया। अब 2-4-10-20 दिन में चुनाव, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। वो बेचारे असमंजस में पड़े हैं कि एक आध जगह भी कोई चाबी लगाने का मौका आप देंगे नहीं देंगे। आपके पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर वाले प्रमुख तक सब कहते हैं कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे। ये फिर चाबी वाले क्या भजन गाएंगे? देखिए, जनता के वर्डिक्ट का सम्मान करना ये हमारी फितरत रही है। जनता जब भी कोई वर्डिक्ट देती है उसका सम्मान करना चाहिए, हम करते हैं। पिछली बार हमारी सीटें बहुमत की नहीं आई, जब नहीं आई तो अल्टीमेटली आखिर जिन किसी के साथ थोड़ा विचार मिलता है, क्योंकि ये परिवार ऐसा रहा है जिनका हम हमेशा से एक विपक्ष के नाते से साझा मोर्चा बना करके हम लोग पहले भी सरकार में सहयोगी भी रहे हैं, सरकार को सपोर्ट भी किया है। अब जब हमें आवश्यकता थी तो उन लोगों ने भी ऑफर किया, वो तैयार है सहयोग करने के लिए। उन्होंने सहयोग किया और पोस्ट पोल अलायंस ही हमारा जरूर हुआ है। हमारा प्री पोल कोई अलायंस पहले नहीं था। आज भी इस अलायंस के बारे में केंद्र सरकार के यानी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वही अधिकृत है, जो फैसला करेगा वो करेंगे। इस समय प्रदेश की इकाई इस पर फैसला नहीं करेगी। इसलिए चाहे आप हमसे पूछें और चाहे उनसे पूछें, केंद्रीय नेतृत्व इस चीज का फैसला करेगा कि आगे क्या होगा। तो लेकिन ये आपको लगता नहीं कि बहुत विलंब हो रहा है? कुछ दिन में तो अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आयोग घोषणा कर दे, फरवरी के अंत में कर दे, मार्च में कर दे। पिछली बार 10 मार्च को हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी 10 मार्च तक हो जाए। वो बेचारे परेशान हैं, कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि 10 पे लड़ें, कि आप 2 पे लड़वाएंगे कि 1 पे लड़वाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ये भी कह देता है कि उनको एक राज्यसभा में भेज करके 10 बीजेपी लड़ाएंगी। ये सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मीडिया अपने आप में क्या क्यास लगाता है। मीडिया की सोच हमारे से अलग हो सकती है। मीडिया की सोच कैसी है इस मामले में हम झांकते भी नहीं हैं। मीडिया स्वतंत्र है, जो कहेगा हम सुनेंगे, लेकिन जनता का रोल अपना होता है।
और इन सब चीजों में जनता एकदम बड़ी अलर्ट रहती है। जनता हमेशा यानी ध्यान रखती है कि किस समय कौन सा कदम कौन उठा रहा है। कोई एक जमाना था जब इस प्रकार के कम्युनिकेशन के सिस्टम नहीं होते थे, जनता तक बात पहुंचते पहुंचते कई दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। और आपको उस समय ध्यान में होगा कि ये चुनाव जो होता था इसका कैंपेन पीरियड 42 दिन का भी हमने देखा है। 42 दिन का चुनाव पीरियड कैंपेन का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में उसको 1.5 महीने का समय लग जाता था। आज सोशल मीडिया का समय है, आज वही समय घट करके 14 दिन हो गया है। और बहुत लोगों का तो कहना ये कि 14 दिन भी ज्यादा है। आज तो कोई बात कहीं एक जगह से चलती है तो विद इन नो टाइम देश के, प्रदेश के और दुनिया के दूसरे कोने में उसी क्षण पहुंच जाती है। इसलिए कोई भी जो फैसला होगा जनता तैयार बैठी है, उस फैसले के अनुसार जनता को वर्डिक्ट क्या देना है जनता का काम है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से कदम उठाते हैं, जब हमारी पार्टी चाहेगी तब उठाएगी। तो मतलब एक शुभचिंतक के तौर पे जेजेपी को क्या एडवाइस है कि मतलब वो 10 पे तैयार रहें या 1-2 पे ही पुरजोर तरीके से कोशिश करें? पहली बात तो ये है कि मैं कौन होता हूँ कि जेजेपी को एडवाइस दूंगा। आखिर हमारी अपनी बात होगी, जेजेपी की अपनी बात होगी। जो रणनीतिकार हैं, जिन्होंने रणनीति बनानी है, वो अपनी रणनीति बना करके हमको एक निर्णय बताएंगे। वो निर्णय हम दोनों को मंजूर होगा तो दोनों साथ चलेंगे। इसलिए इस बारे में कोई भी बात, रणनीति की बात पब्लिक करना वैसे भी एक सिद्धांतों के खिलाफ है। रणनीति वही होती है जो समय पर बताई जाए। ठीक है, मतलब मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि आजकल बड़ी चर्चा रहती है आपकी पार्टी में भी, जो बेइंतहा इश्क करने वाले आपके पार्टी के अंदर और बाहर हैं, वो कहते हैं आजकल बीजेपी, हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर मनोहर कहना है। तो मतलब मैंने कहा कि जब ये हालत है, मनोहर मनोहर कहना है, तो मैं मनोहर जी से ही पूछ लेता हूँ कि वो 10 पे तैयारी करें। सुन रहे होंगे अभी आपके जो दुष्यंत जी, अजय जी, दिग्विजय जी और जितने जी हैं सब सुन रहे होंगे, ताकि उनको भी तसल्ली मिले कि वो 10 स्कैटर्ड ताकत लगाएं कि 1-2 जगह ही लगा दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं कोई एक जगह होगी जहां वो ताकत लगा लें। देखिए, कुल मिलाकर के जनता का प्यार है मेरे प्रति। जो जनता मुझे कहती है कि हाँ प्रदेश में रहना होगा, मैं ये कभी नहीं कहता। हाँ। मैं तो कहता हूँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी के विचार से, नीतियों से वो जुड़ा है और हमेशा उसी नीति पर चलता है। कल को गठबंधन की बात यदि आएगी तो उसमें जो कार्यकर्ता, जो पार्टी जितना प्रयत्न कर रहे हैं, आज भले ही अपना अपना प्रयत्न कर रहे होंगे, कल जब प्रयत्न करेंगे दोनों का प्रयत्नों का जो लाभ है गठबंधन के जो प्रत्याशी उनको मिल ही जाएगा। इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। सबको अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते रहना चाहिए। इस गठबंधन के नाते से कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है, अगर गठबंधन होता तो लाभ ही होगा। ठीक है, ये तो मैं एक बार जरा एंटीना खड़ा रखता हूं मैं हमेशा। तो आपके 9-9.5 साल के कार्यकाल, जैसे मैंने कहा ना कि आजकल लोग कहते हैं कि सरकार भी मनोहर जी की, संगठन भी मनोहर जी की, तो मैं उस पर गौर कर रहा था। हमने कहा कि देवीलाल हुए, फिर भजन लाल हुए, फिर बंसी लाल हुए, अगर लाल 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 सिर्फ देखें तो आजकल मनोहर लाल। तो मैंने देखा कि देवीलाल पूरा परिवार आजकल मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। भजन लाल परिवार आजकल मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। एक आकर करके भिवानी में बंसी लाल, वहाँ कई बार गाड़ी बढ़ती है, गाड़ी रुक जाती है, तो वहाँ भी जिंदाबाद होने वाला है मनोहर लाल, या मतलब वो एक घर अभी थोड़ा सा विलंब है जिंदाबाद में? देखिए, ये जो भी कुछ है संयोग है कि कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, उसमें मुझे बहुत बड़ा कुछ ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन फिर भी जिसकी जिंदाबाद करती है वो जनता करती है। कोई नेता एक दूसरे की जिंदाबाद करते हैं उस नाते से कोई आगे बढ़ता है, उसको नेतृत्व मिलता है, ऐसा नहीं है। नेतृत्व मिलता है जनता के सहयोग से, जनता की सहभागिता से। तो जनता आज हमारे साथ लगी है, इसलिए हमको वो आगे रखते हैं। जनता उससे पहले उन लोगों को आगे रखती थी, उस समय उनकी जिंदाबाद होती थी। इसलिए जनता ही सर्वोपरि है, जनता के पास सब लोगों को जाने का अधिकार है। हम भी जनता के पास जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बाकी लोगों का संगठन ऐसा नहीं है कि जनता के पास जाने के लिए उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम प्रदेश के बाद जिला, जिले के बाद मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, शक्ति के बाद बूथ और बूथ के आगे पन्ना प्रमुख तक अपने संगठनों को खड़ा कर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक
हमारे लाखों कार्यकर्ता आज इस धुन में हैं कि कैसे इस देश को परम वैभव में पहुंचाया जाए। इसलिए हमारी पार्टी का बाकी पार्टियां मुकाबला भी नहीं कर सकती हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आज देश में मोदी जी का डंका है और मोदी जी के नाम से देश भर में सरकार बनेगी और आने वाले हरियाणा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं या अब लगभग तय है कि नहीं, दोनों अलग अलग अपने समय पे होंगे? हाँ, देखिए अब इतना कम समय रह गया है, अब इस स्पेकुलेशन को कम से कम मैं तो बंद कर चुका हूँ कि एक साथ होंगे, क्योंकि अगर एक साथ होने की बात होती तो अब तक ये विषय हम तक बता भी दिया जाता, चुनाव आयोग भी कोई संज्ञान लेता, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड भी हमको परामर्श देता, लेकिन इस समय तक कोई विषय नहीं आया है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी जो है चुनाव अपने अपने समय पर होंगे। लोकसभा अपने समय पे और विधानसभा चुनाव अपने समय पे। 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत करके हरियाणा से गई। अब केंद्र ने जो बीजेपी, आप तो चलिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो केंद्रीय संगठन या केंद्रीय नेतृत्व है उसने आप पर, मनोहर लाल जी पे पूरा भरोसा किया। संगठन का भी कमान, सरकार का कमान तो है ही आपके पास, संगठन में भी आपकी अहम भूमिका है। ये 2019 का जो परफॉर्मेंस है 2024 में ये रिपीट हो, जब आपको इतना पावर, इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्तियां आपको वहां से दी जा रही हैं, तो उम्मीद जाहिर है कि वहां से एक उम्मीद भी होगी कि 2019 को आप रिपीट करेंगे 2024 में। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई पावर होती है। यहाँ विचार जो होता है वही प्रधान होता है, यहाँ व्यक्ति का कोई इतना महत्व नहीं रहता है। हाँ, व्यक्ति के जिम्मे काम लगाया जाता है और जो भी व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति होता है उसके बारे में यही कहा जा सकता है ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो आज मुझे अगर मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है तो मेरी एक अपनी प्रकार की भूमिका है, सरकार में भूमिका है, संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी भूमिका है। हम आपस में तालमेल से काम करते हैं, हम लगातार आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। जैसे कल भी हमारी मीटिंग थी, उसके अंदर हमारे अध्यक्ष प्रभारी मैं भी था, 3 दिन पहले हमारी मीटिंग थी तब भी थे, आज भी हमारे अगर ज्वाइनिंग होगी अभी शाम को कार्यक्रम, उसमें भी हम इकट्ठे रहेंगे। तो पार्टी और सरकार मिलकर के चले, इस समन्वय के साथ निश्चित रूप से जनता का में प्रभाव भी अच्छा जाता है और जनता का प्यार भी ज़्यादा मिलता है। कई दफा सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है कि जो 10 उनके जो सांसद हैं उनके परफॉर्मेंस को आंका जाए। अच्छा, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, मतलब कैलाश विजयवर्गीय को सेंटर से उठा के वहाँ चुनाव लड़वा दे सकती है, कई केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती हैं। तो क्या ऐसी भी संभावना है कि जो सांसद हैं उन पे भी रीथॉट हो और कई बदलाव की गुंजाइश या संभावना हो? देखिए, मैंने बताया कि यहाँ व्यक्ति महत्व नहीं होता, व्यक्ति के बजाय विचार का महत्व होता है और हमारा हर कार्यकर्ता उस मानस का होता है कि जनता की भलाई के लिए जो निर्णय हमारे पार्लियामेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है, पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाता है, वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है। यह प्रभुत्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ जो कांग्रेस में और बाकियों में कि हाँ मुझे ही आगे रहना है, वह एक प्रभुत्व की लड़ाई है। यहाँ जनता की भलाई है, प्रभुत्व की लड़ाई नहीं है, जनता की भलाई है। इस नाते से हम काम करते हैं। जनता का भलाई का विषय जो निर्देश हमको मिलता है, चाहे हमारा स्थानीय तौर पर कोई छोटा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनने की बात आए, चाहे विधायक की बात आए, सांसद की बात आए, मुख्यमंत्री की बात आए, किसी की भी बात आती है, तो बेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश में मेरे जिम्मे लगाया गया था कि वहाँ एक कंसेंसस बना करके और कोई एक मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से ये विषय ज़रूर था कि वहाँ ज़्यादा संख्या में जिन लोगों का भला हो सकता है, ऐसे सामाजिक समीकरण को देख करके, और एक मोदी जी का एक ये विशेष एक बात मैं बताना चाहूँगा कि वो हमेशा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जिस प्रकार का मास्टरी हमारे नरेंद्र मोदी जी में है, इस प्रकार का कभी भी राजनीतिक हरियाणा का जो देश का इतिहास है, उस देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का विषय कभी किसी ने उठाया नहीं। आज वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं और अंतोगत वहाँ के विधायकों ने, वहाँ के लीडर्स ने, और वहाँ डॉक्टर यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया, किसी को पता ही नहीं था। इवन डॉक्टर यादव को ही नहीं पता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हम लोगों को भी गूगल पे सर्च करना पड़ा पूरी हिस्ट्री निकालने के लिए। वहाँ वसुंधरा राजे और ये और वो सब संट होकर के एक नया आदमी
को वो दायित्व दे दिया गया। तो देखिए ना, नए आदमी को दायित्व दिए महीनों हो गए हैं और आज कितना बढ़िया ढंग से सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं और इस समय उस वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सब उनका सहयोग भी कर रहे हैं। तो इस नाते से जनहित में जो कुछ करना संभव होता सब किया जाता है। तो ये मान लिया जाए कि जो एमपी अभी सिटिंग एमपी हैं 10 के 10 बीजेपी से ही है, तो ये गारंटी नहीं है कि उनको ही टिकट मिलेगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड या जो दूसरे लोग हैं वो तय करेंगे कि उनको रिपीट करना है या नहीं करना है। गारंटी एक ही है जो मोदी जी की गारंटी है, जनहित। हाँ। जनहित में बाकी जो होगा, बाकी गारंटी कोई व्यक्तियों की गारंटी नहीं, विचार वो दोबारा उनको टिकट मिलेगा। विचारधारा की, नीति की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा, ये नीति है, उस नीति पर सब लोग चलेंगे, ये गारंटी है। चलिए, आप जो बोर्डिंग पास है आपके पास, है ना, उस पे चंडीगढ़ भी है और दिल्ली, ये बस दोनों जगह जा रही है। तो मनोहर लाल जी अब जो है 2024 में वो देखिए चंडीगढ़ भी है और दिल्ली भी है। अभी तो दिल्ली जा रही है। अभी तो पहले दिल्ली जा रही है। हाँ, पहले दिल्ली है, फिर जब चंडीगढ़ दिल्ली जा रही है तो दिल्ली के लिए तो हमने बताया कि 10 टिकटें लेकर के 10 सीटों पर बैठ करके हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। हाँ, इसके दिल्ली के तुरंत बाद चंडीगढ़ की बारी आएगी, निश्चित समय पर आएगी। उस समय इसी बस में, ठीक है, विपक्ष के लोग भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, 90 बैठेंगे, लेकिन बंटवारा वही होगा कि 65 हमारी तरफ और बाकी 25 जो है बाकी सबकी तरफ। ठीक है, मैंने तो इसलिए पूछा कि वो चंडीगढ़ भी जा रही है, दिल्ली भी जाएगी, पहले दिल्ली जाएगी फिर चंडीगढ़ जाएगी। तो आप अगर 2024 में मतलब चंडीगढ़ जाना चाहेंगे या दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे? मैंने बताया, हमारे यहाँ अपने बारे में सोचने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वही सोचता है कि किसको कहाँ जाना है। इसलिए हमने कभी सोचा भी नहीं है, आज नहीं, पहली बार भी जब मुझे चंडीगढ़ के लिए भेजा गया था उस समय भी 6 महीने से पहले से तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे चुनाव भी लड़ना है। हाँ। मुझे तो 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय हमारे नेतृत्व ने ये कहा कि हो सकता है लोकसभा के चुनाव के बाद आपको भी विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ जाए। हाँ। सीट कौन सी होगी मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि किस सीट से मुझे लड़ना है। मैं तो अपने साथियों से बातचीत करके जब उन्हें बताया कि हाँ, हरियाणा में बहुत सीटें ऐसी हैं जहाँ हमारा कार्यकर्ता विश्वस्त है कि वो मनोहर लाल को जिता सकता है, क्योंकि हरियाणा का काम करते हुए मुझे वर्षों हो गए, 80 से लेकर 14 तक 34 साल मैंने हरियाणा में काम किया है। तो इस नाते से विश्वासपूर्वक मैंने वो सब बताया कि जो कुछ हमारा कार्यकर्ता चाहता है उसमें से नेतृत्व ने कहा कि करनाल सीट अच्छी रहेगी, वहाँ आप लड़ जाओ। हमने बिना सोचे समझे ही अपना नामांकन भी भर दिया, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत 1 लाख से ज़्यादा मतों का अंतर से, और वो जीत हमने सीट जीती, पहली बार जीती, दूसरी बार जीती। तो इसलिए जनता प्यार करती है, पूरे हरियाणा की जनता प्यार करती है। जहाँ केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उस चुनाव में हम उतर जाएंगे। तो अभी ये तय नहीं है कि मनोहर लाल जी दिल्ली जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे, ये पार्टी तय करेगी। और जो तय करेगी, अगर कह दिया मनोहर लाल जी को कि आप दिल्ली आ जाइए तो दिल्ली वाली बस में बैठ जाएंगे, अगर कहा कि नहीं अभी चंडीगढ़ ही रहना है तो चंडीगढ़ वाली बस में बैठ जाएंगे, चंडीगढ़ बैठाएंगे, और कोई काम होगा वो भी हम करने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर पार्टी के नाते से या हमारे संगठन के नाते से यहाँ तो समाज के हित में काम करने के बहुत से रास्ते हैं, सब रास्ते खुले रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी का जलवा है, लेकिन हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी है, ये पोर्टल से लोग परेशान हैं, ये बेरोजगारी से परेशान है, ये नौकरियां नहीं मिल रही है परेशान है। इसका खामियाजा मोदी जी को उठाना पड़ेगा और 10 में कई सीटों पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और इस बार जिंदाबाद विपक्ष का हो जाएगा, वो कांग्रेस हो या जिस किसी का भी हो। वो कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हरियाणा सरकार की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने बताया कि वो एक कहावत है कि अमुक महीने में सब हरा ही हरा दिखाई देता है, खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के हरियाणा में कहावत है। तो इसीलिए हरा देखने वाला देखता रहे, अंतोगत्वा तो जनता के हाथ में क्या करना है। जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना है, तो निश्चित रूप से जिताएगी, क्योंकि हमने हरियाणा में केंद्र सरकार के माध्यम से काम होने वाले वो भी भरपूर कर दिए हैं और हरियाणा सरकार के नाते से वो भी भरपूर किए हैं। और जनता कितना हमको प्रतिशत यानी हमको कितना प्रसाद दे रही है और कितना उनका रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, ये तो अभी अभी हमने यात्राओं में देखा। हमारी जनसंवाद यात्रा हो अथवा हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा हो
हर गांव में गई है और हर गांव के अंदर हजारों हजारों लोगों ने, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने, और कुल मिलाकर के उसका जो वर्णन किया जाए तो इतना बड़ा अभियान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का भी पहली बार हो रहा है और किसी पार्टी के करने का तो विषय ही नहीं होता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं कह सकता हूं कि हरियाणा जैसे पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार भी 10 की 10 सीटें अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारा तो पिछली बार का एक रिकॉर्ड रहा है देश के अंदर हाईएस्ट मार्जिन से। अगर 2 सीटों का मैं नाम लेता हूं, एक गुजरात के अंदर सीट थी और दूसरी हरियाणा में हमारे करनाल की सीट थी। 6,40,000 के मार्जिन से हरियाणा में हमारी करनाल की सीट को हमारे सांसद संजय भाटिया को जिताया था। ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर बहुत कर रही है, चुनाव में भी ये मुद्दा होगा, राम सबके हैं, लेकिन बीजेपी ने राम का ऐसी तस्वीर बना दी है जैसे लगता है कि ये राम भगवान जो है ये सिर्फ बीजेपी वालों के हैं, बाकी जो हिंदू हैं उनके राम है ही नहीं, मतलब उनका भी पार्टीकरण कर दिया। देखिए, अगर थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं तो राम तो गांधी जी के भी थे। गांधी जी ने राज्य की आदर्श कल्पना के बारे में ये कहा कि देश में राम राज्य आना चाहिए। राम हमारे संविधान निर्माताओं के भी थे। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को लिखा, उसका अब ठीक से मुझे याद तो शायद नहीं आ रहा, 8वां या 9वां ऐसा चैप्टर उसमें है जहां पर राम जी का चित्र, राम लक्ष्मण सीता, इनका चित्र छपा हुआ है। एक पेज, एक उसमें चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर भगवान कृष्ण का चित्र छपा हुआ है, गीता जी का उसमें उल्लेख है। तो कुल मिलाकर के संविधान निर्माताओं को भी लगता रहा है कि इस देश के संचालन में जिस संविधान की भूमिका होगी उसकी पृष्ठभूमि में हमारे देश की ऐतिहासिक घटनाएं, हमारे देश के महापुरुष, उनकी विचारधारा, उसके ऊपर आधारित सारी चीजें हैं। तो इसलिए इस देश के अंदर राम राज्य की कल्पना आज नहीं की गई, बहुत पहले की गई है। और यहाँ तो हर आदमी के मन में, अनपढ़ आदमी भी सुबह उठता है तो गांव में राम राम जी कहता है। तो राम राम जी कहना ये लोगों के मन में है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्रांडिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई एकाधिकार नहीं है। आखिर बाकी किसको हमने मना किया कि आप ना आइए? सबको आना ही चाहिए। अब ये भगवान राम जी के उस एक स्थान को, जहां उनका जन्म हुआ, उसके ऊपर अगर उस स्थान को कलंकित किया गया तो उस कलंक को हमने मिटाया। 500 साल के इस संघर्ष के बाद वो मिटा है, इस देश के समाज ने मिटाया है। भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी थी उसमें, और भव्य तरीके से उस स्थान के प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसमें स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते से सरकार का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो चला जाता। तो अल्टीमेटली देश का नेतृत्व इस बात से सहमत है कि देश में राम राज्य आना चाहिए। तो इस राम राज्य में अगर उसके साथ मिलेगा तो उसकी नैया पार होगी, जो साथ नहीं मिलेगा उसका बेड़ा। 2014 से 2024 आपके 9.5 साल हो गए, केंद्र के 10 साल हो गए। मतलब ऐसा क्या आप कहेंगे 5 चीजें कि चूंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है उसका असर लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा, लोकसभा का जो दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है उसका असर स्टेट गवर्नमेंट पे भी पड़ता है, वाइसी वर्सा है, दोनों का असर पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिहाज से इन पिछले 10 वर्षों में 9.5 हो गए आपके, ऐसा क्या 5 चीजें आप बता देंगे कि भाई आपको 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए, यानी तीसरी बार आपको चुनने के लिए वही जनादेश मिल सके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, जो आप 65 सीटें मांग रहे हैं उस पे? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी कठिन है कि इतने सारे सुधार और इतनी सारी चीजें हमने की हैं, इतनी हमारी उपलब्धियां हैं कि उसमें से 5 सिलेक्ट करना ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी कल ही दिल्ली में जो हमारा सूरज कुंड है, सूरज कुंड के अंदर एक आयोजन किया गया जिसके अंदर हरियाणा के 9 इनक्रेडिबल ईयर्स, हरियाणा के 9 अतुलनीय वर्ष जो हमारी सरकार के हैं, उसके ऊपर पुस्तक एक प्रकाशक ने लिखी, एक एडिटर ने उसको संकलित किया। तो हमारे कुछ अधिकारियों ने भी उसमें लिखा जिनके साथ हमने काम किया है या जिनके साथ टीम के रूप में हम लोगों ने चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। ऐसे हमारे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर, बाकी सब, उसमें 49 लेख, और अंत में एक पार्ट ये भी लिखा गया कि सांझ से भोर की ओर, ताकि आगे हम क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसी एक सुंदर पुस्तक जो लिखी गई वो हरियाणा की उपलब्धियों को लेकर के लिखी गई। मेरी अपनी आंखें खुली रह गई कि हम इतना सब काम किए हैं
और शायद जनता को बताने का इससे बढ़िया और अवसर नहीं होगा। हमने उस पुस्तक के माध्यम से लिखा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि आप भी उसको पढ़िए, हरियाणा की जनता भी पढ़े, सब पता लगेगा। फिर भी आपने पर्टिकुलर एक प्रश्न पूछा है। हमने सबसे बड़ा काम किया कि जनहित में जो हम करेंगे उसी को बताएंगे। पारदर्शिता हमारा मुख्य उसमें लक्ष्य रहेगा। और पारदर्शिता एक ऐसा शब्द है, हरियाणा की जनता को शायद शुरू में तो समझ में नहीं आया। यानी गांव का आदमी पूछता था ये पारदर्शिता कौन है, यानी वो शायद समझता था पारदर्शिता कोई व्यक्ति है। अब बच्चा बच्चा जानता है ये पारदर्शिता क्या है। आज हमने नौकरियां, आज हमारे यहाँ ट्रांसफर्स, आज हमारे यहाँ किसी आदमी को बिजनेस करना है तो उसकी लाइसेंस की पद्धति, उसके सारे सिस्टम्स सब ऑनलाइन कर दिए हैं। और जब ये कह रहे हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, मैं स्वर्ष स्वीकार करता हूँ क्या ये पोर्टल की सरकार है। और पोर्टल की सरकार होने का मुझे गर्व है इस बात का। और मैं तो चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये आरोप लगातार ये आखिर तक लगाते रहें। इस पोर्टल के माध्यम से ही आज एक बुजुर्ग को घर बैठे पेंशन मिलती है। आज एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के नाते से उसका 5 लाख का बीमा हो जाता है तो इस पोर्टल के माध्यम से होता है। आज एक गरीब आदमी, उसको राशन कार्ड चाहिए तो उसको घर बैठे राशन मिलता है। किसी को कोई अर्जी नहीं लगानी पड़ती, कोई दरखास्त नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए ये प्रोएक्टिव होकर के हमने जो सरकार चलाई है और लोगों को उसके लाभ मिले हैं, ये हमारा ही काम है। हमने किसानों के लिए इतने काम किए हैं। आज हरियाणा है कि 14 फसलें ये हम MSP पर खरीद रहे हैं और कोई प्रदेश नहीं खरीद रहा। बल्कि आज देखा जाए तो समय समय पर आवाज़ें उठती हैं प्रदेशों से कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, किसान को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। हरियाणा का किसान आराम से मस्ती से है और हरियाणा का किसान कभी भी इन चीज़ों में उनसे सहमत नहीं होता। कुछ लीडर्स ऐसे हैं और वो लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, किसान के हित में लगातार काम कर रही है ताकि किसान का मुआवजा समय पर मिल जाए, किसान को कोई तकलीफ ना हो, किसान को समय पर अच्छा बीज मिल जाए, अच्छा खाद मिल जाए। और अब तो नए नए चीज़ें यानी ईजाद की जा रही हैं, उनके लिए कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए अंत्योदय, अब ये इतना बड़ा एक काम किया हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कि जो गरीब है सबका डाटा हमारे पास यहाँ है। कौन सी चीज़ का लाभ किसको पहले मिलना चाहिए, हम उसके लिए लोगों से अप्लाई ही नहीं कराते हैं। हम अपने आप ही अपना डाटा निकाल करके वो चीज़ उनको भेज देते हैं। ये काम हमने किया। हमने नौकरियां पारदर्शी ढंग से जो दी हैं, यानी हरियाणा में पिछले 10 साल में जो नौकरी मिली, हमने 1,10,000 नौकरी दे चुके हैं, जबकि उनकी 80 से 85,000 है। 25,000 तो पहले ही ज़्यादा दे चुके हैं। और अगली और इन 6 महीनों के अंदर 1,20,000 लोगों को काम और मिलेगा, जिसमें 60,000 तो पक्की नौकरियाँ चाहे ग्रुप C की हैं, D की हैं। अब ये अलग बात है कि इन नौकरियों से बुखलाए हुए इतने हैं कि हर जगह जाके अड़चन डालते हैं। हमने कहा कि एक भर्ती रोको गैंग है, उससे तकलीफ हो गई इनको, और उसी में कहते हैं कि कोर्ट्स के अंदर इतने सारे किस्से गए हैं। मालूम है हमें कोर्ट में कौन ले जाता है, किस बात को लेके ले जाता है। कोर्ट के अंदर भर्तियां रद्द हुई तो 11 भर्तियां इनके समय की चैलेंज हुई। ऑपोजिशन के लोग लगातार कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भर्ती रोको गैंग आजकल बड़ा इफेक्टिव हो गया है। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं, तो अब ये भर्ती रोको गैंग का आपने शब्द नया रच दिया है और सारा ठेकरा उनके ही सर पे फोड़ लें, जबकि आपकी सरकार जो है वो नौकरियां दे नहीं पा रही, मतलब नई नौकरियां आ नहीं रही हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि 1,10,000 नौकरियां तो हम दे चुके हैं। ऐसे ही 60,000 नौकरियां हमारी ग्रुप C की, D की तैयार हैं, कभी भी उसके रिजल्ट आएंगे। इनसे तो ज़्यादा दी हैं। फिर जो नौकरियां रद्द हुई हैं, इनके समय की 11 भर्तियां रद्द हुई हैं। हमारे समय में ये कोर्ट में चैलेंज करते हैं, उनका अधिकार है, करें, लेकिन कोई भर्ती रद्द नहीं हुई है। किसी को भी नौकरी में लगा करके उसको वापस बाहर आना पड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के समय की एक भी भर्ती नहीं है। स्टे लगे हैं, लगवाते हैं, कोर्ट फैसला करते हैं, समय खराब होता है उसमें, लेकिन फिर भी उस भर्ती को चैलेंज करने के बाद कहीं इनको सफलता नहीं मिली। हाँ, 2-3 भर्तियाँ ऐसी हुई, हमको ही पता है कि वहाँ नकल भी चली है, वहाँ गड़बड़ भी हुई है। जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने खुद उसको रद्द कर दिया। हमारी भर्ती को हम रद्द करें ये एक विषय है, हमारी भर्ती को कोर्ट रद्द करे ये दूसरा विषय है। आखिर गलती हमारे समय में नहीं होगी ये हमारी कोई गारंटी नहीं है। गलतियाँ किस लेवल पर हो जाती हैं। अब हर चीज़ कोई चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं होती, हर चीज़ मिनिस्टर्स के हाथ में नहीं होती, हर चीज़ अधिकारियों के हाथ में नहीं होती। आउटसोर्सिंग में भी चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं लीकेज हो गई, उसको हमारे संज्ञान में आते ही बर्दाश्त नहीं करते हैं।
तो इसलिए इतना अंतर है कि इनके समय की चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं, अपने समय की चीज़ें भी हम ठीक कर रहे हैं, जनता को तकलीफ नहीं होने देते। ये जो पेंशन की बात हो रही थी, जो नौकरियों की बात हो रही थी, चौधरी अभय सिंह हैं, वो ये कहते हैं कि जो बेरोजगारी है हम 21,000 भत्ता देंगे, जो बेरोजगार होगा पर मंथ देंगे। और उधर कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन INLD के लोग कह रहे हैं, चौधरी अभय सिंह कह रहे हैं कि जो बेरोजगार होगा हम उसको 21,000 रुपया पर मंथ भत्ता देंगे। देखिए, पहली बात है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कहावत साफ है, वो सत्ता में आएंगे नहीं। लालच लोभ कुछ भी दें, लोक लुभावन नारों से हरियाणा की जनता परिचित है और हरियाणा की जनता को ये भी पता है कि इस सरकार ने क्या किया है। आखिर कांग्रेस को ये पता नहीं है या हम लोगों को नहीं बताएंगे कि इन्होंने 2013 से पहले 600 रुपए की इनकी ओल्ड एज पेंशन थी और आज हमने उसको 4 गुना से ज़्यादा 3,000 किया है और ये उसको आज ले जाएंगे, यानी 6,600 से 6,000 ले जाएंगे। जनता कौन इसको मानेगी? आज जनता को इस बात की प्रसन्नता है कि समय पर मिलता है, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। देश भर में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा की है। फिर तरह तरह के लुभावन नारे देते हैं, लाएंगे कहाँ से? एक तरफ तो ये बोलते हुए रुकते नहीं हैं कि हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा इतना हो गया है और हरियाणा सरकार तो उस सिद्धांत पर चलती है कि कर्ज यानी घी पी करके भी, कर्ज ले करके भी घी पियो। आज हमारे ऊपर तो ये ब्लेम लगाते हैं और ये इस प्रकार के जो लुभावने नारे लगा रहे हैं, ये पैसे लाएंगे कहाँ से? हरियाणा की इनकम तो हरियाणा पर लगने वाली है और जिस हरियाणा की इनकम जितनी है उसको बढ़िया ढंग से लगा रहे हैं। क्या इससे ऊपर कर्ज लेने की इनकी स्थिति वो भी बता दें? तो इसलिए जनता को तो सारा हिसाब बताना पड़ेगा। हम जा करके जनता को सब हिसाब बता करके, और जितना आज हम जनहित में काम करते हैं, अंत्योदय के नाते काम करते हैं, ओल्ड एज पेंशन देते हैं, हम उसमें हमारी दिव्यांग बंधुओं को देते हैं, हमारी विधवा बहनों को देते हैं, और तो और हमने कहा जो विधुर भाई हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई, 45 साल की आयु के हो गए, उनको भी पेंशन देना शुरू कर दी है। जो अविवाहित हैं 45 साल के बाद, उनको भी हम पेंशन दे रहे हैं। तो ये तो 10 जन्म नहीं सोच सकते, ऐसी सी बातें। इसलिए जनता को जितना हम दे रहे हैं, इनके समय से 1.5 गुना से ज़्यादा दे रहे हैं। जो इनकम इन्होंने 1,20,000 रुपया रखी हुई थी किसी राशन कार्ड के लिए, हमने उसकी लिमिट 1,80,000 कर दी। ये अपने यहाँ 13-14 लाख लोगों को देते थे, हमने आने के बाद पहले इसको 25-26 लाख किया। आज 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये सारे लाभ मिलते हैं। इनसे तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना कई चीज़ें हम कर चुके हैं। आज चूँकि इनकी दुकान बंद होती दिख रही है, और जब दुकान बंद होती दिख रही है तब इनको परेशानी हो रही है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। हुड्डा साहब एक रैली का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो पेंशन 6,000, OPS सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कर देंगे, 100 गज प्लॉट जो है वो हम थोक में देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये देंगे, और हम पोर्टल जिससे सरकार को परेशानी है वो हम बंद कर देंगे। यानी गैस सिलेंडर 500, OPS, किसानों का कर्ज माफ, ये सारी घोषणाएं हो रही हैं। इन्हीं घोषणाओं के कारण से ये गड्ढे जो खोद रहे हैं, इन गड्ढों में गिरने ही वाले हैं, क्योंकि पहले भी जनता के अंदर जा करके अपने बोझ के नीचे ये दबे हैं, मरे हैं। तो इस बोझ के बाद दोबारा आखिर ये जो कंडीशन लगाते हैं कि अगर सरकार आएगी, ये कंडीशन जनता पूरी करेगी तब तो। जनता पूरी करने वाली नहीं है, चाहे वो देश की जनता हो चाहे हरियाणा की जनता हो। इसमें निश्चित रूप से इनकी किसी प्रकार की बात के ऊपर कोई भरोसा लोग नहीं करेंगे। हम जो दे रहे हैं, आज हमारे पास लोग जो आते हैं, हमारी ये समस्याएं क्यों? लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बना है। विश्वास बना है तो लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याएं अगर कोई हल कर सकता है तो ये सरकार कर सकती है। हमने इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया। आज देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स हरियाणा में आना चाहते हैं। हरियाणा इज़ द बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर देम, क्योंकि आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतनी लगी है कि जिसके कारण से GST कलेक्शन आज दुनिया भर, देश भर में सभी प्रांतों में हरियाणा नंबर 1 पर है। आज रोजगार के नाते प्राइवेट रोजगार जितने लोगों को मिला है पिछले 10 साल के अंदर, ये कभी सोच ही नहीं सकते हैं। आज हरियाणा में ज़मीनें हमारे यहाँ उनकी कीमत महंगी हुई तो क्यों हुई है? केवल इसलिए कि आज लोगों की चाहत है इंडस्ट्री लगाने की, बातें सब करने की, वो हरियाणा ही सबको दे रहा है। तो हरियाणा में जिस प्रकार से लोगों को आज राहत मिल रही है, ये 10 जन्म आएंगे तब भी नहीं ले पाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में, पंजाब में एक मॉडल बना के दिखाया। अगर हमारी सरकार आई
तो वो कहते हैं बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो मॉडल है और 100% करप्शन फ्री स्टेट, ये हम बना करके देंगे। आम आदमी पार्टी तो तरह तरह की जो भाषाएं बोलती है वो किसी बात के ऊपर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलएस को तोड़ रही है और करोड़ों रुपए जो है वो हमारे ऑफर किए जा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, बताओ भाई किसने किसको फ़ोन किया, ज़रा बताओ तो सही। और आज जब पूछने के लिए दिल्ली पुलिस उनको बुलाती है या ईडी के लोग उनको बुलाते हैं, वहाँ इस बात के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर करोड़ों रुपए किसने किसको देने की बात कही को बताएं ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। अब वहाँ से भाग खड़े हुए। जो आदमी कहता है मैं तो टूटी चप्पल में घूमता हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, उस घर के पर्दों के करोड़ों रुपए खर्च, उनकी कोठी के ऊपर इतना पैसा जो लगा दिया, रेनोवेशन के ऊपर, सरकारी मकान है, उस रेनोवेशन पर लगा करके करोड़ों रुपया, ये गरीब के लिए जो पैसा खर्च करना होता है उसको अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करते हैं। आज जो स्थिति उनके यहाँ मंत्रियों की, कितने लोग उनके भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। आखिर मानो उनके बात में अगर कोई दम होता कि सरकार इसमें कोई बदले की भावना ले रही है, कोर्ट तो कम से कम उनको छोड़ देते, उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई होती। आज करोड़ों रुपए के जो धंधे हो रहे हैं उनके निकल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? इसलिए भ्रष्टाचार से ओतप्रोत लोग, उनके अंदर बैठे लोग भी बताते हैं, बाहर लोग भी बैठे बताते हैं कि इनका खेल जनता, भोली भाली जनता को बहकाना, यही एकमात्र खेल रह गया। सामान्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उनके साथ लगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आप ईडी का जिक्र कर रहे थे अभी, ऑपोजिशन के लोग कहते हैं अगर ईडी से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ, जो बीजेपी के बाहर है उसके यहाँ जो ओपोनेंट है उनके यहाँ आप ईडी भेज देते हैं। देश के अंदर कुछ स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर देश में स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का काम कोई पार्टी करेगी तो मैं समझता हूँ देश के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग आखिर इनके समय में भी, जब कभी कांग्रेस शासन करती थी, उस समय क्या ईडी नहीं थी? उस समय क्या सीबीआई नहीं थी? उस समय वो करते रहे होंगे। आज उनको वही ख्याल आता है जो उस समय वो करते थे कि ऐसा ही शायद भारतीय जनता पार्टी करती होगी। भारतीय जनता पार्टी इतने नीचे स्तर पर उतर के कभी किसी के साथ काम नहीं करते। एक स्वस्थ लोकतंत्र, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और लोकतंत्र में जो चीज़ ठीक है वो ठीक रहेगी, गलत है वो गलत रहेगी। इसलिए यहाँ जो मनों में जिस प्रकार के पैसे की लस्ट दूसरी पार्टियों के लोगों के मनों में बनी हुई है और जैसा वंशवाद का खेल वो खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से दूर है। इसीलिए देश के सामान्य नागरिक को भी लगता है कि देश में किसी भी फ्रंट पर जाओ, चाहे देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाने की बात हो, इस देश का स्थान दुनिया में कैसे आगे बढ़े, चाहे यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, चाहे लोगों की ईज ऑफ लिविंग की बात करनी हो, सब बातों में भारतीय जनता पार्टी आज नंबर 1 पर काम कर रही है। इसलिए हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो हमारे में क्या बोलते हैं। उनका कहना रहता है कांग्रेस और खास करके आईएनएलडी कहते हैं ईडी सब जगह घूमती है। हरियाणा में धान घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, पेपर लीक घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, इनके किसी दरवाजे पे ईडी नहीं गई। हम कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक जानकारी हमें दें। अगर वो जानकारी हमें मिलेगी तो हम ईडी को कहेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो अपने यहाँ हमारी विजिलेंस डिपार्टमेंट, उस विजिलेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही कुरेद लेंगे। हमने बहुत ऐसे विषय विजिलेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से कुरेदे हैं, चाहे पिछली सरकारों के समय के हों, चाहे इस सरकार के समय के हों, जिस पर हरियाणा सरकार अपना विषय वहाँ रख सकती है। ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका हमारे से कोई बात की जानकारी लेनी होगी तो हमारी एजेंसीज उनको देंगी। हम उनको जाके कहेंगे कि ये काम करना, ऐसा कोई विषय नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट। विपक्ष के लोग कहते हैं कि खट्टर साहब कहते हैं कि बहुत सुशासन है, पारदर्शिता है। वो कहते हैं कि जब मिले खट्टर साहब, मनोहर लाल जी मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनके राज में पटवारी हड़ताल पे, रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे, सरपंच हड़ताल पे, सब के सब हड़ताल पे, सब नाराज, फिर भी मनोहर लाल जी कहते हैं कि हम रामराज चला रहे हैं। देखिए, ये चुनावी मौसम, इसमें कौन क्या करता है ये उनको भी पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। कोई वर्ग ऐसा चाहे कि दबाव बना करके सरकार के ऊपर कोई गलत निर्णय करा लेंगे, हम कभी करते नहीं हैं। हम अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉइज़ की सहूलतें जो हैं सब देते हैं, उनके समय समय पर जितने वेतन आयोग के निर्णय होते हैं उसको मानते हैं, समय समय पर इनकी इंक्रीमेंट होती है वो सब होती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हाँ, कहीं कोई पे अनॉमली होती है उसको भी हमने कमीशन बना करके ठीक करने का काम किया हुआ है। कई बार उनकी मांगें ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि एक सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं,
उसमें नहीं बढ़ना चाहिए। योग्यता के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने का स्थान सबको मिलता है। एक समय था जब इन एम्प्लॉइज में कोई आदमी सरकारी नौकरी पर लग जाता था, उसको अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कई बार एग्जाम देने के लिए एनओसी लेना पड़ता था। हमने कहा ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है पढ़ाई लिखाई करके, तो हम उसको एनओसी नहीं लेंगे। जस्ट ही हैज टू इन्फॉर्म, केवल जानकारी जो है वो सरकार को देनी है कि मैं अपनी परीक्षा दे करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इतना पर्याप्त है। आखिर बिना योग्यता के कोई आगे बढ़े, योग्यता से आगे बढ़ाया जाए तो जनता को क्या पसंद है? जनता को पसंद है कि योग्यता के हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़े। इसलिए हमने योग्यता पर नौकरी की है। इसलिए प्रमोशन में भी हमने योग्यता को लागू किया है, ताकि कोई व्यक्ति अपने वर्षों की बजाय कुछ ना कुछ सीख करके कुछ अपने आप को योग्य बना करके आगे बढ़ेगा, ताकि जनता की सेवा अच्छी प्रकार से कर सके। तो आज ये वही लोग हैं जो उनके समय की भर्तियां हुई थी, उसमें 10 तरह की ऐसी जो चीज़ें मिलती हैं, उनको चूँकि इन्होंने मजबूर किया है काम करने के लिए, चूँकि वहाँ खर्ची से पर्ची से नौकरियाँ देते थे, मुड़ अपने को रेवड़ी दे, इस प्रकार का सिस्टम चलता था। वो सिस्टम ने रोक दिया है। तो उस समय जो लोग लगे थे उनको इस प्रकार की आदतें पड़ी हैं कि अपने घर को कैसे पूरा किया जाए, जो खर्च किया, जो इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन कम से कम उससे आज हम मुक्त हुए हैं। हाँ, गलत आज भी कोई करेगा, चाहे पीछे किसी ने कुछ भी किया हो, गलती नहीं करने देंगे। गलत करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल। 20 तारीख से आपका बजट सेशन है हरियाणा का, और चुनाव के पहले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले यह आखिरी बजट सेशन है, सरकार का मेन फोकस क्या होगा? देखिए, बजट में हमेशा हमारा ये फोकस रहता है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएं, स्थायी विकास की चीज़ें उनको आगे करें। जनता की आवश्यकताओं के लिए जो भी डिमांड्स आती हैं उसका हम मैपिंग कराते हैं। मैपिंग करा करके जिन चीज़ों पर लगता है कि हम उसको ज़्यादा अच्छे प्रकार से लगाना चाहिए वो करते हैं। जनता में जो गरीब वर्ग है, जो विशेष करके ज़रूरतमंद है, जिसको हम अंत्योदय की भावना से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसका पहला अधिकार उसको हम दें। लोगों को यानी 7 एस हमने बताया हमारे काम के जो आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, साथ में सुशासन और सेवा, ये 7 पहलू हमारे फोकस के हैं, ताकि हर पहलू पर हम लोगों के काम आ सकें और लोगों की जो यानी शिकायतें, लोगों की डिमांड्स, उसको पूरा कर सकें। आज लोगों की डिमांड्स हमारे पास आती हैं और वो भरपूर मात्रा में हमारे पास वो अपने डिमांड्स इसलिए करते हैं, उनको भरोसा है कि हम इस सरकार के पास जो चीज़ पहुंचाएंगे वो हमारा काम पूरा होगा। जन संवाद पोर्टल के ऊपर हर विभाग की हज़ारों की संख्या में जो हमारे पास डिमांड्स और सुझाव हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट में पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर हमारा फोकस रहेगा, गरीब आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के हमारा फोकस रहेगा, किसान की ज़रूरतों को पूरा करने के फोकस रहेगा। स्वरोजगार यानी सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं, फिर भी युवा को स्वरोजगार के लिए उसको कौशल उसका विकास करना और फिर उनको रोजगार के लिए सहायता करना, ये हमारा फोकस रहेगा, ताकि प्रदेश आज हमारी अच्छी स्थिति है, आर्थिक दृष्टि से भी हम अच्छे स्थानों पर, अच्छे रैंकिंग पर हैं, और इस प्रदेश का योगदान देश की तरक्की में कैसे आगे हो, उन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार के बजट में हालांकि इंटरिम बजट था, उसमें भी बहुत सी चीज़ों का लाभ बताया गया है, उसका भी पूरा उपयोग करके हरियाणा की जनता कैसे सुखी हो, कैसे उनको ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशहाली कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस है, तो हमारी शुभकामना तो हर पार्टी और हर नेता के साथ है। बाद बाकी तो जो तय करेंगे वो लोकतंत्र के जो असली मालिक हैं वो तय करेंगे कि किनको चंडीगढ़ और किनको दिल्ली पहुंचना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सफर लगातार जारी है और 2 चुनाव, एक दिल्ली के लिए और एक चंडीगढ़ के लिए। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो 100 सीटों वाली बस है, इसमें 65 तो हमें दे दीजिए चंडीगढ़ के लिए और 10 दे दीजिए दिल्ली के लिए। देखते हैं कि जनता क्या करती है और क्या फैसला होता है। अगला पड़ाव हमारा पानीपत है, लगातार देखते रहिए। 2024 बहुत इंटरेस्टिंग है, कुल मिला के क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।